अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं तौसीफ़ सती से। टेस्ट स्पोर्ट्स के ओनर हैं, न्यूजीलैंड से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो आइए इनसे बात गपशप शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा तौसीफ़ साहब, आप एक क्रिकेट का ब्रांड रन कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आप ख़ुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, और अगर खेलते रहे हैं तो किस लेवल पे और कहाँ से आपने स्टार्ट की क्रिकेट? अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत शुक्रिया तारुफ़ का। हाँ जी, मैं ऑब्वियसली इस्लामाबाद से पहले एज ग्रुप क्रिकेट खेला हूँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी से, और उसके बाद थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में खेला हूँ, फिर थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेला हूँ, और इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, तो काफ़ी सारे मुल्कों में क्रिकेट के सिलसिले में आना जाना हुआ खेलने के सिलसिले में। और फिर बाद में मैं कोचिंग करता रहा हूँ काफ़ी अर्से, तो तकरीबन 15 साल प्रीमियर कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये कोचिंग के बारे में ही होना था, तो आपने खुद ही जिक्र कर दिया, तो ज़रा थोड़ा सा कोचिंग का आप बताएंगे कि आपने किस लेवल पे कोचिंग की और कितने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जब हम न्यूजीलैंड गए तो वहाँ पे ये था कि जितने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं उनसे साथ में कोचिंग कराते हैं, तो शायद वही रीज़न था कि उन्होंने जब जैसे मैं गया हूँ 22 साल की उम्र में, तो साथ कोचिंग शुरू करा दी। तो साथ ही वहाँ पे लेवल 1 कोर्स होता है, फिर लेवल 2 होता है। उसके बाद जो कोचेस को ट्रेन करते हैं, तो कोचिंग का जो मैंने प्रीमियर क्रिकेट एक होती है, उसके बाद जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है तो उनके मैं बॉलिंग कंसल्टेंट रहा हूँ। उसके बाद एक इंटरनेशनल टीम थी डेनमार्क की एज ग्रुप की, तो उसका मैं कोच रहा हूँ। उसके अलावा प्रीमियर क्रिकेट मैंने 4 मुल्कों में कोचिंग की है। तो ये आपको जो आपने टेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड अपना लॉन्च किया, तो इसका आपको कैसे ख्याल आया, और ये आप कब से ये काम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं जब बीकॉम कर रहा था तो हमारा थोड़ा सा साथ में बिज़नेस में आपने थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस करना होता है। तो उसी दौरान लेट 90s में 2001 में इंटरनेट आ गया, तो मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ टॉट वेबसाइट्स वगैरह बनाना सीख ली। तो उस टाइम हमारे पाकिस्तान में किसी भी जो ब्रांड है उनकी वेबसाइट प्रॉपर नहीं होती थी, तो मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बना के, जो अभी क्रिकेट इन्फो होता है ना वेबसाइट, उधर एडवर्टाइज़ किया थोड़ा सा सामान ना, कि मैं क्रिकेट का सामान यहाँ से बेचूंगा। और फिर मैंने वो ऑब्वियसली वेबसाइट वगैरह बना ली, तो वहाँ से जो है ना वो इत्तेफाक से, तो ये तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर जब मैं क्रिकेट खेलने न्यूजीलैंड गया पहली दफ़ा, तो पहला ही मैच खेल रहे थे, तो जिस तरह बॉलर्स की तारीफ़ करते हैं बॉल करते हुए कि जी, और बकअप करते हैं बॉलर को, तो मेरा नाम वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। तो पहला ओवर कराया, मैं मीडियम पेस बॉलिंग करता था, पहला ओवर कराया तो वो नाम गलत बोलता रहे ना, मतलब जिस तरह बेचारे कोशिश कर सकते थे, गोरे थे सारे। तो फिर दूसरे ओवर में उन्होंने ना, बल्कि पहले ओवर के आखिर में उन्होंने टैज़ बोलना शुरू कर दिया, वेल बोल टैज़ और ये वो, तो वहाँ से जो है ना नाम टैज़ वहाँ से आ गया। तो पहले मैं तौसीफ़ को था और फिर TS के नाम से करते थे, तो वहाँ जाके टैज़ आ गया। और फिर दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार ये नाम कैची है बड़ा, तो ब्रांड का यही नाम रख दें। तो फिर 2002-03 में इस तरह हमने नाम टैज़ रख दिया। अच्छा तौसीफ़ साहब, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोविड के बाद थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जान आई है, लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया। तो आप ये जो ऑनलाइन बिज़नेस है, क्योंकि टेस्ट स्पोर्ट्स मोस्टली है ही ऑनलाइन, तो ये आप कोई आइडिया कैसे आया और फिर इसको आपने जो है कैसे इम्प्लीमेंट कराया? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि पहले जो हम जब ने आपसे यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो हमारा डिस्प्ले भी है और कुछ जगह कुछ लोग स्टॉक पे करते हैं, कि हम प्राइस को मिनिमम रखें ना। तो उसमें ये था कि अगर आप महंगी सी शॉप ले लें तो फिर आपकी प्राइसेस वही हो जाएंगी जो बाकी ब्रांड्स की हैं। तो हमारा पहला पर्पज़ ये था कि जो यंग प्लेयर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनको अच्छा सामान अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। तो एक तो ये रीज़न था। और क्योंकि हमारा जो बिज़नेस मॉडल शुरू में न्यूजीलैंड में भी इसी तरह था कि शुरू में हमने इसी तरह स्टार्ट किया था, तो हमने कहा इस तरह स्टार्ट करते हैं ताकि ओवरहेड्स कम हों और जो हमारी कस्टमर्स हैं उनको सस्ती चीज़, अच्छी चीज़ मिल जाए। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि ये ज़्यादातर ब्रांड अपने प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर लगाते हैं। आपने पाकिस्तान में अभी तक ब्रांड एम्बेसडर कोई उस तरह नहीं कोई अपना रखा, और जिसकी वजह से शायद मेरे ख्याल में जिसकी वजह से टेस्ट स्पोर्ट्स के रेट बाकी कंपनियों के रेट से कम है। और दूसरा ये कि ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिस तरह CA, HS या और उनके जो ग्रेड 1 के बैट्स और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे आपके रेट टेस्ट स्पोर्ट्स के तकरीबन 50% कम है। तो उसकी क्या यही वजह है या कोई और वजह है?
बहुत शुक्रिया नईम साहब। असल में जो बैट्स की प्राइसेस हैं ऑब्वियसली हम विलो तो इंपोर्ट होती है इंग्लैंड से, तो हमारा जो सप्लायर है विलो का वो राइट एंड सन्स है, जो JS राइट एंड सन्स हमें न्यूजीलैंड में भी और यहाँ पे भी उन्हीं की लकड़ी से हम बल्ले बनाते हैं, तो नेचुरली ज़ाहिर के प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब जो बड़े ब्रांड्स हैं और उनमें हमारे में खैर ज़ाहिर कि उनका बहुत बड़ा सेटअप होता है, तो नेचुरली उनकी कॉस्ट भी थोड़ी कुछ जगह कम होती है, कुछ जगह ज़्यादा, क्योंकि लकड़ी की कॉस्ट तो सिमिलर ही है उनको भी और हमें भी। तो उसमें ये कि जो प्लेयर्स हैं, आपको एक थोड़ा सा रफली आइडिया दे दूँ कि जो पाकिस्तान का जो रेगुलर प्लेयर खेल रहा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, रेगुलर मींस के जो 50% से ज़्यादा मैचेस खेलता है, तो वो सिर्फ बैट के जो स्पॉन्सर है ना, उससे 20 लाख रुपए मिनिमम उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है सारी, अगर एक ब्रांड ने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है, 5 लोगों को किया हुआ है, तो ये कॉस्ट है इवेंचुअली आपके कंज्यूमर पे पड़ती है इन दी एंड, क्योंकि वो टीवी पे किसी को खिला रहे हैं तो उनको पैसे दे रहे हैं। तो हम भी इस तरह न्यूजीलैंड में हम करते हैं, क्योंकि ज़रा कि हमारी प्राइसिंग थोड़ी सी उधर ज़्यादा है यहाँ से, लेकिन ओवरऑल हमने यासर अरफात एक हमारे साथ खेलते भी थे, मेरे दोस्त भी हैं बड़े अच्छे, वो इस्तेमाल करते रहे पाकिस्तान में। कुछ पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर जिस तरह रोहिल नज़ीर हैं, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी खेले, शुरू में 1-2 साल हमारे सामान से खेलते रहे। उसके बाद मोहम्मद मूसा हैं जो फास्ट बॉलर हैं, और हाँ ज़ुहैब खान पेशावर से, पाकिस्तान से। तो हमने प्लेयर्स को काफ़ी स्पॉन्सर किया, लेकिन उस इत्तेफाक से उनमें से कोई इंटरनेशनल नहीं खेला इतनी ज़्यादा, यासिर अरफात भी थोड़ी सी खेले। तो मेनली यही है कि कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट होगी अगर हम बड़े प्लेयर्स को हायर करते। जैसे कि कस्टमर को भी पता है, आपको भी पता है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो डॉलर के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें जो लकड़ी और बाकी फैब्रिक और जो जितना भी सामान है वो इंपोर्ट ही होता है। तो आप क्या अपने रेट उस तरह बढ़ाएंगे जिस तरह बाकी कंपनियों ने बढ़ाए हैं, या आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कट करके तो कस्टमर पे उस तरह बोझ नहीं डालेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल किया नईम साहब आपने। देखिए, एक बिज़नेस मॉडल है, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी है बिज़नेस करने की, या मेन रीज़न ये है कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बच्चों को अफोर्डेबल प्राइसेस में दें। तो उसमें ज़ाहिर है कि प्राइमरी पर्पस यही है कि प्राइसेस को एक ख़ास रेंज में रखें। अब उसके साथ जो डायरेक्टली लिंक चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा, बल्कि आधे से ज़्यादा हम हिट ले लें और थोड़ी बहुत प्राइसेस साथ साथ बढ़ाते रहें, क्योंकि फिर हम अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर सकेंगे बिज़नेस में। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि प्राइसेस डॉलर के रेट के हिसाब से कम बढ़ाएं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए हमें थोड़ा बहुत बढ़ानी पड़ती है बाज़ का। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि टेस्ट स्पोर्ट्स के 2 पेजेस जो हैं, एक टेस्ट स्पोर्ट्स पाकिस्तान के नाम से है और एक टेस्ट क्रिकेट के नाम से है। टेस्ट स्पोर्ट्स पाकिस्तान के लिए, और जो दूसरा है वो इंटरनेशनली आप कवर कर रहे हैं उसको। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो कस्टमर और व्यूवर्स हैं, वो दोनों पेजेस को लाइक किया हुआ है उन्होंने। तो वो जब आपके पाकिस्तान वाले पेज पे रेट्स देखते हैं हार्ड बॉल के, बैट्स के और पैड्स वगैरह, ग्लव्स के, और जब जाके वो टेस्ट क्रिकेट वाले पेज पे जाके देखते हैं तो उन्हें रेट में 3 गुना फ़र्क लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा महंगे। तो उनके ज़हन में एक सवाल आता है कि ये क्वालिटी में कोई फ़र्क है, किस वजह से वहाँ रेट ज़्यादा है और यहाँ कम है, उसका क्या रीज़न है? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है दोबारा। अच्छा, उसमें ये है कि जो जिस तरह एयर फ्रेट वगैरह, अभी तो एयर फ्रेट करते हैं ना ज़्यादातर, जैसे हम इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या ऐसा, तो अभी जो है वो पिछले 2-3 साल से फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक थोड़े से एग्जांपल दे दूं, अगर हमने 4 पेयर पैड्स के भिजवाने होते हैं, इस तरह भिजवाने होते हैं न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, तो हमें रफली एक पैड के ऊपर 4000 रुपये फ्रेट पड़ जाता है। ठीक है, तो अब वो जो फ्रेट कॉस्ट हैं, और फिर फ्रेट के साथ वहाँ पे ड्यूटी वगैरह भी पड़ जाती है। यहाँ पे तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सारी, तो वो कॉस्ट जो हैं वो हिडन होती हैं। तो जब हम वहाँ पे बेचते हैं तो ज़ाहिर है कि थोड़ी सी उनकी इन्फ्लेट हो जाती हैं। क्वालिटी वाइज सेम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स हम चेंज नहीं करते। ऑब्वियसली हमारी मास प्रोडक्शन है, तो जो प्रोडक्ट्स वहाँ जाती हैं वो यहाँ आती हैं। अच्छा, वहाँ के लिए अलग से कोई आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, यही एक ही होती है जो यहाँ भी सेल होती है और वहाँ भी सेल होती है? जी बिल्कुल, इसी तरह। अच्छा, आप बताएंगे टेस्ट स्पोर्ट्स, टेस्ट क्रिकेट, सिर्फ आप क्रिकेट का ही सामान बेचते हैं, तो कभी जनरल स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचा, या कोई इरादा फ्यूचर में कोई इस तरह का आपका? जी शुक्रिया सवाल का। अच्छा, उसमें ये है कि नेचुरली एक विंटर स्पोर्ट होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक समर स्पोर्ट होती है। तो जब अपने बिज़नेस का रन करना होता है तो आप दोनों को
एक एक साथ लेके चलते हैं। हमने शुरू में कोशिश की थी कि साथ में हॉकी को ले लें, लेकिन एक तो शायद हॉकी एक डिफरेंट फील्ड है और शायद हमारा उतना ज़्यादा क्या कहते हैं मेरी नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा हॉकी की। बिज़नेस किया जा सकता था, लेकिन फिर हमने अपने आप को स्पेशलिस्ट कर दिया क्रिकेट का। तो उसके बाद ये हो गया कि जब हमने सारा जोर क्रिकेट पे लगाया और उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मार्केटिंग हर चीज़, तो ये था कि हम क्रिकेट स्पेशलिस्ट अब बन गए। तो क्रिकेट स्पेशलिस्ट में ये होता है कि ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे सकते हैं। तो क्लोथिंग हम करते हैं साथ में, लेकिन फोकस क्लोथिंग और क्रिकेट गियर से बाहर नहीं है। आप स्पेशली सिर्फ क्रिकेट का, आप क्रिकेटर हैं इसलिए सिर्फ क्रिकेट का लेके चल रहे हैं या फिर कोई और वजह है? नहीं, असल में कोशिश तो है कि डाउन द लाइन शायद किसी चीज़ को ऐड किया जाए, लेकिन अपैरल जो है क्लोथिंग वो बहुत बड़ी रेंज है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट गियर के बाद उसको स्पेशलाइज करें और स्पोर्ट्स वेयर को, और उसके बाद शायद हम एक्सटेंड करें। लेकिन क्रिकेट होने की वजह भी कह सकते हैं आप, और सेकंड ये भी कह सकते हैं कि शायद उसमें हमें ज़रा ज़्यादा नॉलेज है और हम स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं एक स्पोर्ट के, इसलिए। अच्छा, टैज स्पोर्ट्स शुरू से ही पाकिस्तान में तो ऑनलाइन ही बिज़नेस कर रहा है, और न्यूजीलैंड में जैसे कि आपने बताया कि हेड ऑफिस न्यूजीलैंड में, तो वहाँ आपने जो है वो रिटेल स्टोर बनाया हुआ है। तो यहाँ पाकिस्तान में कोई रिटेल स्टोर बनाने का आपका इरादा है फ्यूचर में? क्योंकि अक्सर कस्टमर ये सवाल करते हैं कि आपका स्टोर कहाँ है, शॉप कहाँ है, तो उस बारे में। हाँ जी, इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इरादा है कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर भी बनाएं, रिटेल स्टोर बनाएं। लेकिन वही बात है कि जो कॉस्ट है ना, इन दी एंड अगर हम बड़ा रिटेल स्टोर बड़ी जगह ले लेते हैं तो उसमें मसला तो नहीं है, लेकिन चीज़ों की कॉस्ट जो है वो फिर इन दी एंड कंज्यूमर को पड़ती है। ठीक है, अब जो आप 10,000 का बल्ला ले रहे हैं, अगर मैं बड़ी दुकान खोलूँगा उसके ओवरहेड ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक के बजाय 3 लोग उधर काम करेंगे और किराया होगा, सब कुछ होगा, तो इवेंचुअली जो है उसकी कॉस्ट किसी तरह से कंज्यूमर को पड़ जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम इतना हमारा हो जाए कि अगर हम जो बल्ला अभी 10,000 का बेच रहे हैं तो बाद में भी 10 का ही बेचें, ये ना हो कि 12 का करके बेचें, तो वो फिर मेरे ख्याल है कंज्यूमर के साथ ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि आपको ये ब्रांड लॉन्च किए हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, इतना अरसा हुआ होगा जो आपने प्रॉपर काम स्टार्ट किया है, तो लोग अक्सर ये समझते हैं पाकिस्तान में कि ये कोई नया ब्रांड है। तो आप थोड़ा इसका बताएंगे कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और किन किन मुल्कों में काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया नहीं साहब। अच्छा, हम जो है वो जो कंपनी है हमने ऑब्वियसली 2001 में रजिस्टर कराई थी तौसीफ एंड को, जो हमारा प्राइमरी वो है बिज़नेस। उसके बाद जो ब्रांड टैज़ है वो 2003 से ऑपरेट कर रहे हैं। इंग्लैंड में हमारा छोटा सा सेटअप है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में 2 रीसेलर्स हैं अभी ओवर द टाइम, आयरलैंड में भी पहले रीसेलर्स थे। तो सप्लाई वाइज हमने तकरीबन 16 से 18 मुल्कों में, बल्कि 17 मुल्कों में हमने सामान सप्लाई किया हुआ है ओवर द ईयर्स। कुछ छोटे क्रिकेट नेशन है, कुछ बड़े क्रिकेट नेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मुल्कों में सप्लाई कर रहे हैं और काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप बताएंगे ये टैज स्पोर्ट्स से कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर खेल चुके हैं और कौन कौन से अभी फ्यूचर में ऐसे हैं जो आगे खेल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और फर्स्ट क्लास और ब्रांड एम्बेसडर कहाँ कहाँ से आपके जो है वो खेल रहे हैं? बहुत शुक्रिया नईम साहब। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे कुछ आयरलैंड के खेले हैं। अब ज़ाहिर पाकिस्तान में शायद प्लेयर्स को इतना नहीं जाना जाता। आयरलैंड के एक थे चेस थे, एक जो फास्ट बॉलर थे आयरलैंड के, उसके अलावा आयरलैंड के 2-3 बैट्समैन खेल चुके हैं पहले। इंग्लैंड से कोई प्लेयर नहीं खेले। उसके अलावा हॉलैंड से माइकल रिपन है, हॉलैंड के थोड़े से तक हमारे सामान से खेलते रहे। पाकिस्तान से यासर अरफात थे, वो थोड़ा खेले हैं। फिर पाकिस्तान 19 के 4-5 प्लेयर्स, अभी अहमद खान थे जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले रोहेल नज़ीर, ताहा, मोहम्मद ताहा जो उधर के हैं कराची के, कराची किंग्स से भी शायद खेले थे वो। उसके बाद सोहेल खान यहाँ के, तो कोडा ग्लैडिएटर के सोहेल खान 2-3 साल पहले खेले। न्यूजीलैंड में जो है वो माशाल्लाह काफ़ी सारे प्लेयर्स, तकरीबन 12-13 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो हमारे सामान से स्टार्ट लिया उन्होंने। कॉलन मनरो हैं, ग्लेन फिलिप्स, आजकल के जो प्लेयर्स जिनको लोग जानते हैं उन्हीं के नाम लूँ। कॉलन मनरो हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं। एक लेग स्पिनर होते थे ईस्ट सोदी, तो उनको अंडर 19 से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक हमने स्पॉन्सर किया। अभी रिसेंटली जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके हैं जीत रवाल जो टेस्ट खेले हुए हैं, एक जॉर्ज वर्कर हैं वो उनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, और ख़वातीन की भी हम काफ़ी सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की केट इब्राहिम हैं, हेली जेंसन हैं जो रेगुलर न्यूजीलैंड की टीम में खेलते हैं। और किसी मुल्क के भी, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत पहले सिकंदर रज़ा या इस तरह के नाम खेलते रहे हैं आपके?
हाँ जी, बिल्कुल, सिकंदर रज़ा बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। मेरा ख्याल है शायद वो तो देख भी रहे हैं प्रोग्राम तो बहुत माज़रत, आपका नाम भूल गया। सिकंदर ने माशाल्लाह इंडिया के खिलाफ 80 रन्स किए थे टेस्ट बैट से और बड़ा अच्छा खेले थे शुरू के मैचेस में। सिकंदर बिल्कुल, सिकंदर रज़ा के अलावा भी ज़िम्बाब्वे के 5-6 और प्लेयर्स हैं, ग्रे प्राइस हैं, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे सामान से खेले, लेकिन सिकंदर रज़ा को क्योंकि पाकिस्तान में जानते हैं तो हाँ बिल्कुल, सिकंदर रज़ा हमारी सिग्नेचर रेंज से खेले थे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेले थे। इंडिया के खिलाफ 80 किया था, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 60 किया था और पाकिस्तान में टेस्ट मैच। अच्छा, इंडिया के खिलाफ से मुझे याद आया, अफ़गानिस्तान की अंडर 19 टीम को आपने 2018 में गालिबन वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया था, तो वो थोड़ा सा हमारे कस्टमर को बता देंगे कि कितने प्लेयर को स्पॉन्सर किया था और क्या हो। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा उससे 2018 से पहले 2016 में जो राशिद खान है लेग स्पिनर, उनको सिकंदर रज़ा ने रेफ़र किया था हमारे पास, तो फिर राशिद खान से हमारी बातचीत हुई और फिर राशिद खान 2016 का जो वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, तो वहाँ से हम अफ़गानिस्तान में एंट्री मारी। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छे प्लेयर थे और बड़ी कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं, तो हमने उनको रिटेन नहीं किया, लेकिन स्टार्ट उन्होंने लिया। उसके बाद फिर 18 के वर्ल्ड कप में जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं इंटरनेशनल, तो रहमानुल्लाह गुरबज़ हैं कीपर बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, मोहम्मद कैस राइट आर्म लेग स्पिनर, बहीर शाह एक क्या कहते हैं बैट्समैन है, और अफ़गानिस्तान की जो है वो 70 की फर्स्ट क्लास की एवरेज है मेरा ख्याल है उनकी, तो वो टेस्ट क्रिकेट इंशाल्लाह खेलेंगे। तो ये 3 जो नॉन प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उसमें खेले थे। अच्छा, टेस्ट स्पोर्ट्स की एक वसी एडिशन की जो है वो रेंज है, स्पेशल एडिशन, सिग्नेचर प्लस, कीवी एडिशन और कैंगरू एडिशन। उसके एक प्लेयर एडिशन आपका जो जिससे मनरो भी खेल चुका था। मुझे ये बताएं कि आपका ये मार्कोर एडिशन जो बहुत फेमस हुआ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, वो अभी तक पाकिस्तान में आपने नहीं लॉन्च किया, तो वो उसकी ना लॉन्च करने की वजह क्या है और कब तक उसका इरादा है आपका? बहुत शुक्रिया नईम साहब, ये काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। तो उसमें ये है कि हम उसकी प्रोडक्ट ऑब्वियसली जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च की तो इरादा यही था कि सारी जगह इकट्ठा लॉन्च करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। तो हमें ये था कि यार पाकिस्तान के लिए अगर हम 40-45 हज़ार का बल्ला बेचते हैं, 50 हज़ार तक बेचते हैं, तो वो प्राइस जो हमने कमिटमेंट की हुई है लोगों से वो उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो मार्कोर बैट है वो स्लाइटली लोअर डेंसिटी बेलो है, तो वो हल्का भी होता है और उसके ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं और पिकअप बहुत लाइट होता है, उसका पिंग बहुत अच्छा होता है। तो वो अब हमने उसको अगर कॉस्टिंग करके हमने देखा है कि बहुत पुश कर लिया हमने, लेकिन 40-45 हज़ार तक, 45 हज़ार तक हम वो बेच सकते हैं पाकिस्तान में ना। तो इंशाल्लाह अब क्या कहते हैं जून में हम उसको लॉन्च करेंगे, तो नईम साहब आप उसको प्रमोट करेंगे। इसके साथ ही एक सवाल ले लें आप कि आप क्या समझते हैं कि ये अगर 40-45 में आप मार्कोर एडिशन की रिटेल करते हैं, तो इसी के लेवल का दूसरा बैट है जो दूसरी कंपनी सेल कर रही है, मेरे ख्याल में ये एसएस कर रहा है इस लेवल की वेलो का, या और कोई कर रहा है तो मुझे उसका आप बता देंगे। तो उनके रेट और फिर अगर हम 40-45 में आप सेल करते हैं तो आपके रेट में कितना एक फ़र्क होगा? देखें अब जो पाकिस्तान में तो कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, शायद सीए वाले थोड़े से बैट्स निकालते हैं, लेकिन वही 80 हज़ार से 1 लाख के दरमियान उनकी प्राइस होती है। और एसएस की भी जो है वो इंडियन रुपीज़ में 45-50 हज़ार होती है, वो जो पाकिस्तानी मेरे ख्याल 1 लाख रुपए के करीब बन जाती है। तो हमारी प्राइस कम क्यों है? एक तो वही बात है कि हमने एक तो कोशिश की थी कि जितनी कम से कम रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को उससे क्या कहते हैं जो कंज्यूमर है हमारा एंड, उनको बहुत महंगे बैट्स ना लेने पड़े। तो उसी हिसाब से हमने एक स्मॉल स्टॉक रखेंगे यहाँ पे मार्कोर का, लेकिन प्राइस वाइज जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी प्राइस में दें ताकि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी हो उसकी। मार्कोर रेंज में वही कर देंगे। अच्छा तौसीफ साहब, आप न्यूजीलैंड में एक कस्टमाइज बैट बनाते हैं, तो यहाँ पे वो आपने अभी तक जो है नहीं शुरू किया, क्योंकि वहाँ भी ये आपका ही आइडिया है, आप लोगों को क्लिफ दे के उसके ऊपर वो बनवाते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी से, तो यहाँ आपने नहीं शुरू किया, आपके फ्यूचर में कोई ऐसा इरादा है कि आप उसको बनाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नईम साहब। हाँ जी बिल्कुल, जो कस्टमाइज बैट्स हैं उसमें ये होगा कि जो आप लोग कंज्यूमर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी का क्लेफ्ट चूज़ करेंगे, यानी कि बल्ला अपनी मर्ज़ी का चूज़ करेंगे, और अगर आपको नईम साहब का एक्सेस है तो आप उसको अपने बॉल पॉइंट से निशान लगा के बताएंगे कि जी हमें इस शेप में बैट चाहिए, और आपको उसी शेप में बैट मिलेगा। तो ये पाकिस्तान में अभी कोई नहीं कर रहा कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली ना, कोई ब्रांड इस तरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मिड जून से आप लोगों के पास अवेलेबल होगा और नईम साहब आपको हम क्लेफ्ट देंगे
तो बहुत कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे आपके लिए। ये ऐसे ही होगा जैसे ये बंदा खुद फैक्ट्री में बैठ के अपने सामने बेड बनवा रहा है, ये आपका इस तरह का आइडिया है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं साहब, तो उसमें ये होगा कि प्रेसिंग जो है हमारी जो 1500-1600 केजी का प्रेस लगता है, जो टॉप बैट्स में लगता है वही लगेगा। बाकी जो कंज्यूमर है ना, जो आप कस्टमर है और आपको एक ख़ास शेप चाहिए, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आपको चीज़ मिल जाएगी। सेम वज़न में और सेम वज़न में ये होता है कि वो हर क्लेफ्ट का जो है डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो वो आप जब क्लेफ्ट पिकअप कर लेंगे ना, तो आप जो शेप बना देंगे हम फिनिश कर देंगे। अगर आपको भारी लगेगा तो हम फिर जहाँ से आप कहेंगे वहाँ से वज़न कम कर देंगे। अच्छा, सच साहब आप बताएंगे कि ये टेस्ट स्पोर्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो सारी पाकिस्तान में हो रही है या कुछ पाकिस्तान और कुछ न्यूजीलैंड में भी हो रही है? कारखाना जैसे अब हम कह सकते हैं कि कारखाना आपका सियालकोट में ही बस एक ही कारखाना है या न्यूजीलैंड में भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? शुक्रिया नईम साहब। हाँ जी, न्यूजीलैंड में हमारा जो है वो छोटा सा सेटअप है, जहाँ पे हम बैट को फिनिशिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं क्योंकि ज़रा की लकड़ी तो इंग्लैंड से आती है, और जो केन है, जो हमारे हैंडल्स हैं, वो सैराबॉक है, मलेशिया और सिंगापुर के एरिया, तो वहाँ से आता है। लेकिन जो फिनिशिंग है हम न्यूजीलैंड में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे ऐसे दोस्तों को जो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने किस लेवल से ये काम स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, और फिर आज माशाल्लाह आपका 16-17 मुख्तलिफ मुल्कों में एक सामान जा रहा है और 3 मेन कंट्रीज़ में आपका जो है वो स्टोर्स भी हैं, तो ये कैसे इसका सारा मुझे ज़रा बताएंगे? जी, उसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि तो थोड़ी बहुत तो लग भी चलती है, ज़ाहिर है कि तो वो भी है। लेकिन मेनली ये कि आप जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं क्रिकेट के अलावा भी, तो उसका एक पर्पज़ होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिज़नेस नहीं कर रहे। तो उसमें होता है जब आप पैशनेट होते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा लगाव हो जाता है बिज़नेस से। बाकी क्या कहते हैं, इसको ग्रो करने के लिए तो मैंने तो इस तरह बताया कि मैंने तो ₹1 की भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने इससे एडवर्टाइज़ किया, उसके ऊपर वेबसाइट खुद ही क्रिएट की उस टाइम 20 साल 25 साल पहले, और एडवर्टाइज़ किया। क्रिकइन्फो टाइप की वेबसाइट होती थी, उसके ऊपर फ्री में, और ऑर्डर्स आ गए। बस वो री इन्वेस्ट करता रहा मैं लेकिन उसी पैसे को री इन्वेस्ट करता रहा, अल्लाह ताला ने कोई सिस्टम ऐसा चला दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो शुरू करना चाहते हैं उनको यही है कि आप कहीं से तो स्टार्ट लें, लेकिन कोशिश करें कि जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हों, और एक पर्पज़ होना चाहिए बिज़नेस का। जो भी जिस भी नेक नीयत से करते हैं, और ज़रा हमारे पाकिस्तानी भाई हैं तो कारोबार में तो सुन्नत है, तो उसमें तो नुकसान और नफ़ा और सवाब तो है बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब, आपका कीमती टाइम हमने लिया। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपकी जब पाकिस्तान में आमद होगी तो हम आपको फिर तकलीफ़ देंगे। हाँ, नईम साहब बहुत शुक्रिया। और नईम साहब माशाल्लाह हमारा ब्रांड चला रहे हैं 5 साल से, और बेहतरीन चला रहे हैं, और ज़ाहिर है कि कंज्यूमर सारे आपको जानते हैं, मुझे तो कोई नहीं जानता। तो बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। बस जी, यही सवाल थे जो हमारे कस्टमर के सवाल थे, तो मैं आपसे ये चाहता था कि ये पूछ के बल्कि उनका आपसे तारुफ़ भी हो जाता, आपको ज़रा वो देख भी लेंगे, क्योंकि वैसे तो बात होती रहती है, तो ज़रा आपको देख भी लिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।